शुरुआत होती है अमेरिका की भारत से। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा, भारत से अमेरिका की शुरुआत कैसे होती है? कहानी सुननी होगी। कहानी कुछ यूं है साथियों कि एक दौर था जब भारत बहुत पैसे वाला होता था। पैसे वाला कब होता था? जब चीन का सिल्क बेचने भारत के व्यापारी जाया करते थे यूरोप। यूरोप जाने के लिए वो तुर्की का रास्ता अपनाया करते थे। तुर्की के पास में बॉस्फोरस स्ट्रेट को क्रॉस करके वाया कुस्तुनतुनिया यूरोप में एंट्री किया करते थे। लेकिन जब तुर्क लोगों को या ऑटोमन एम्पायर को यह समझ में आने लगा कि भारत के लोग बहुत पैसे वाले व्यापारी हैं, ये यूरोप से अपना रेशम बेच करके या फिर यहां से लाए हुए मसाले या कीमती सामान बेच करके बढ़िया पैसा कमा के जाते हैं, तो उन्होंने भारत को लूटने का प्लान बनाया। यही कारण है कि मध्यकालीन भारत में बहुत सारे हमले हुए। जितने भी तुर्क मंगोल और ये सब चलकर आए, ये इसी उम्मीद में आए थे कि भारत सोने की चिड़िया है, क्योंकि यहां पर बड़े व्यापारी लोग रहते हैं। यहां पर इतना व्यापार करके पैसा कमाया हुआ है कि चल के अगर लूट लिया तो भी हमारा घर चल जाएगा। जो पाकिस्तान आज आप देखते हैं, ये असल में भारत हुआ करता था। भारत के अंदर दक्षिण भारत तक अथाह पैसा था। सोचिए, हम पर इतना शासन हुआ, मध्यकालीन भारत पर संपूर्ण शासन विदेशियों का रहा, उसके बाद में आधुनिक भारत में 200 साल तक अंग्रेजों का शासन रहा। उसके बावजूद हमें इतना किसी ने शोषण किया हो, उसके बावजूद भारत 75 साल की आजादी में दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनकर खड़ा हो गया है, पांचवी बड़ी इकोनॉमी बनकर खड़ा हो गया है। अगले 5 सालों में तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, अगले 40 सालों में दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा। तो अंदाजा लगाइए कि भारत क्या था, क्या रहा होगा। इस पर एक बार कल्पना करिए। यह कल्पना आज आपके लिए संभव है थोड़ा मुश्किल टास्क हो, लेकिन यूरोपियंस के लिए यह बड़ा टास्क था। कैसे था? असल में हुआ क्या कि जब कुस्तुनतुनिया पर ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया, तो फिर बहुत बड़ी संख्या में यूरोपियंस को दिक्कत हो गई कि इंडिया से व्यापार कैसे हो। तब तक समुद्री मार्ग खोजे नहीं गए थे। समुद्री मार्ग नहीं खोजे गए थे तो भूमध्य सागर में एक देश था इटली, जिसे यूरोप के अंदर, क्योंकि इंडिया से जाने वाला अधिकांश सामान वाया ग्रीस इटली पहुंचता था, तो इटली में बड़े प्रबुद्ध लोग रहा करते थे, पैसे वाले लोग। ये यूके फूके तो कोई पूछता भी नहीं था, इटली की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। तो इटालियन लोग जो थे वो इस तलाश में निकले कि पानी से भी जा करके इंडिया पहुंचा जा सकता है। इसी की तलाश में क्रिस्टोफर कोलंबस सबसे पहले बाहर निकले। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन नाविक थे और वो एक नेविगेटर 3-4 जहाज लेकर के भारत की तलाश में निकल लिए। भारत की तलाश में निकले, अटलांटिक ओशन क्रॉस किया, चलते रहे। उन्हें लगा धरती गोल है तो यूरोप से अगर दूसरी तरफ भी जाएंगे तो इंडिया पहुंच जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि बीच में एक अमेरिकी जैसा कॉन्टिनेंट भी आ जाएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया की तलाश में जब निकले तो पश्चिम की तरफ यात्रा करते हुए उनका जिस जगह से वास्ता हुआ, वो आज जिसे आप अमेरिका कहते हैं, वो असल में इंडिया के नाम पर ही तलाशा गया था। साथियों, अमेरिका में सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचे 1492 में, और यहां पर पहुंच करके उन्होंने इंडिया की खोज के नाम पर अमेरिका की खोज की, यह मानते हुए कि ये जो लोग यहां मिले हैं ये इंडिया वाले हैं। उन्होंने अमेरिकन को इंडियंस ही कहा कि ये तो इंडिया वाले हैं। हालांकि बाद में इस क्रोनोलॉजी को बदल दिया गया, कहा गया कि जो ग्रामीण लोग होते हैं, गांव से जुड़े होते हैं, पुराने लोग होते हैं, उन्हें इंडियन कहा जाता है। लेकिन इंडिया की खोज में अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा गया। कोई बात नहीं साहब, क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंच गए। इसके तुरंत बाद यहां पर यूरोप के और देश धीरे धीरे पहुंचना शुरू हुए, जिसमें काम शुरू हुआ। जिस तरह से इटली गया, स्पेन गया, ब्रिटिश गया, फ्रांस गया, एक बड़ी संख्या में इस पूरे की पूरे अमेरिकी कॉन्टिनेंट पर ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बनना शुरू हो गई, फ्रांस की कॉलोनी बनना शुरू हो गई, स्पेन की कॉलोनी बनना शुरू हो गई। कॉलोनियों का बनना शुरू हुआ। देखते ही देखते अमेरिका के अंदर लगभग 13 ऐसी कॉलोनियां थी जो ब्रिटिशर्स ने बसा ली। 1400 से चला हुआ, लगभग 1500 से चला हुआ यह कालखंड धीरे धीरे चलता गया। इस पूरे अमेरिकी कॉन्टिनेंट पर यह यूरोपियंस ने आकर कब्जा कर लिया। मैं आपको कई बार कहता हूं कि अमेरिका कुछ और नहीं अपितु वेस्टर्न वर्ल्ड या अन्य की यूरोपियंस ही हैं। तो वो यहीं से तथ्य जो है वो डिराइव होता है कि वो किस प्रकार से यहां से वहां तक के सफर पर गए थे। यानी कि यहां से यहां तक का जो सफर है, इसके लिए यूरोपियंस इटली से निकले, फ्रांस से निकले, यूके से निकले और यहां जाकर के बस गए थे। ये वो दौर था, इसको क्रॉस करके ये लोग गए थे। कोई बात नहीं साहब, इंडिया की तलाश में गए थे, लेकिन एक नया कॉन्टिनेंट इनको मिल गया। धीरे धीरे ये लोग यहां जाकर आपस में ही झगड़ना शुरू कर दिए। आपस में झगड़ना शुरू कर दिए, यहां के बड़े क्षेत्रों को कब्जाना शुरू कर दिए। थे तो सारे के सारे ये लोग व्यापारी और लुटेरे ही, यहां जाकर अपना प्रभुत्व की लड़ाई लड़ने लगे। आपस में लड़ाइयां शुरू होने लगी। लड़ाइयों का अंत यह निकला कि 1783 के अंदर यहां पर अमेरिका में रह रहे जो ये लोग थे यूरोपियंस, इन्होंने खुद से ब्रिटेन से अपनी आजादी मांग ली। देखो,
ब्रिटिशर्स यहां से निकलकर यहां पर राज किए, ब्रिटिशर्स यहां से निकलकर अपन पर राज किए, और तो और ब्रिटिशर्स यहां से निकलकर ऑस्ट्रेलिया पर राज किए, ब्रिटिशर्स यहां से निकलकर अफ्रीका पर राज किए। मतलब आप यह सोचिए कि ब्रिटिशर्स ने दुनिया भर में राज किया है। यहां ऑस्ट्रेलिया आज जो आप देखते हो वो है कौन? वो ब्रिटिशर्स ही हैं। अमेरिका में जिन्हें देखते हो अधिकांश लोग ब्रिटिशर्स हैं। इस तरह से यहां के लोग जो यहां गए उन्होंने ब्रिटेन से ही स्वतंत्रता मांग ली कि हम अलग रहना चाहते हैं। 1783 के अंदर अमेरिका आजाद हो गया। जब इंडिया में प्रभुत्व फैलना भी शुरू नहीं हुआ था उससे पहले अमेरिका आजाद हो गया था। 1787 में अमेरिका ने अपना संविधान बना लिया, 1789 में लागू कर दिया, जॉर्ज वाशिंगटन को पहला राष्ट्रपति बना दिया। अब आप पूछेंगे ये सब आप हमें क्यों बता रहे हो? मैं आपको केवल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको यह पता चले कि अमेरिका असल में है कौन। आपको जो लगता है कि अमेरिका वाले कहीं और से निकलकर आ गए, नहीं, अमेरिका में सारे माइग्रेंट्स ही भरे हुए हैं और विशेष रूप से यूरोपियंस भरे हुए हैं जो वहां पर कब्जा जमाए हुए हैं। 4 जुलाई 1776 को आजादी के घोषणा पत्र पर अमेरिका से संयुक्त राज्य अमेरिका बनने की घोषणा हो जाती है। जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति थे जो बन गए। यहां पे धीरे धीरे अमेरिका ने अपने पैसे से आसपास के क्षेत्र खरीदने शुरू किए। खरीदने में अमेरिका ने लुइसियाना जो है उसको फ्रांस से खरीदा, 1819 में स्पेन से फ्लोरिडा खरीदा, 1845 में टेक्सास को खरीदा, 1848 में मैक्सिको पर कब्जा किया, 1867 में अलास्का को खरीदा। यानी कि जो आज आप अमेरिका 50 राज्यों से बना हुआ देखते हैं उसे अमेरिका ने बकायदा या तो खरीदा या कब्जा किया, तब जाकर एक संयुक्त अमेरिका बनकर आया। 1867 में जाकर जो अलास्का आज आप देखते हैं यह रहा अलास्का का एग्रीमेंट, और यह वाला हिस्सा रूस से ही खरीदा था अमेरिका ने। ठीक है साहब, चलिए तो अमेरिका का इतिहास, कैसे अमेरिका बना, वहां तक आप लोग पहुंच गए। अब क्या हुआ? कालखंड निकलता गया। अमेरिका में रहने वाले लोग अमेरिकी वर्चस्व की लड़ाई लड़ते रहे। धीरे धीरे पैसे कमाने पर शुरुआत हुई। हम सीधा कट टू द पॉइंट अब वर्ल्ड वॉर के एरा में आते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तरफ एक तरफ रूस, ये ब्रिटेन और फ्रांस खड़े थे, दूसरी तरफ इटली और जर्मनी खड़े थे। इन दोनों के युद्ध में अमेरिका गए हुए ब्रिटिशर्स जो अब अमेरिकी कहलाते थे वो अपने लेवल पर असलाह बना बनाकर इन लोगों को लड़ने के लिए देते रहे। परिणाम यह निकला कि अमेरिका में पैसा जाता रहा और ये लोग लड़ लड़ के बर्बाद होते रहे। इसकी और मजबूती यह निकली कि उस समय अमेरिका का मार्केट 44 महीने तक एकदम हाई बना रहा। यानी कि शेयर मार्केट इस युद्ध के अंदर अमेरिका का सबसे ऊंचाइयों को छूता रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो अमेरिका ने रहा सहा कसर ना केवल वेपन बेचकर बल्कि जापान पर परमाणु बम गिराकर पूरी तरह से दुनिया को अपने नीचे झुकाकर खड़ा कर दिया कि देखिए दुनिया पर राज करने वाले लोग हम ही हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 को जब खत्म हुआ तो विजेता राष्ट्रों में जहां अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस और यूके बैठे हुए थे, यूएसएसआर अमेरिका से इस बात पर नाराज हो गया कि यार आपने परमाणु बम बनाया और हमें बताया तक नहीं, आपने हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया, हमें बताया तक नहीं, हम आपके साथ 6 साल से युद्ध लड़ रहे हैं, आपके साथ मिलकर के हम जर्मनी को, इटली को, जापान को हराने का युद्ध लड़ रहे हैं, आपने जाकर बम गिरा दिया और हमें कोई सूचना ही नहीं है। इस बात पर नाराजगी हुई और इसी नाराजगी को कोल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। अमेरिका तब तक वेपन बेचकर इतना पैसा कमा चुका था कि यूएसएसआर को हराने के लिए एक विचारधारा की लड़ाई शुरू करी, और उस विचारधारा की लड़ाई में यूएसएसआर जहां साम्यवादी विचारधारा लेके निकला, अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा लेके निकला। दोनों आपस में झगड़ने लगे। झगड़ने के लिए फ्रंट में एक दूसरे के तो कोई नहीं आया क्योंकि दोनों एक दूसरे की ताकत से अवगत थे, लेकिन दुनिया के देशों को लड़ाना शुरू किया। उसी में भारत पाकिस्तान का लड़ना, जापान और कोरिया का लड़ना, दुनिया भर के देशों का आपस में भिड़ना उसी का परिणाम था। परिणाम यह निकला कि धीरे धीरे अमेरिका और रूस एक दूसरे के सामने झगड़ते झगड़ते रूस इतना कमजोर पड़ गया कि वर्ष 1991 में यूएसएसआर यानी सोवियत रूस टूटकर 15 देशों में बंट गया। उनमें से सबसे बड़ा देश रूस बना। 1991 में रूस बनकर बैठ गया। आज जो आप रूस देखते हैं वो 1991 में कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद बना हुआ रूस है। रूस बच तो गया और उस दिन उसने अपनी परंपराओं में, परिपाटियों में परिवर्तन किया कि यार हम लोग बहुत देर तक कम्युनिस्ट नहीं रह सकते, हम गरीबों की बात कर जरूर सकते हैं लेकिन गरीबों को अधिकार के रूप में सत्ता चलाने नहीं दे सकते। पूंजीवादियों को स्थान देना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनियों को स्थान देना पड़ेगा, उन्हें प्रोग्रेस करनी देनी पड़ेगी, जो टैलेंटेड हैं उन्हें उनका स्थान देना पड़ेगा। और यही करते हुए रूस ने विचारधारा में परिवर्तन किया। रूस की विचारधारा में परिवर्तन और इधर जापानी आतंक से मुक्त हुआ चीन माओ जेडोंग के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ने लगा। माओवाद को लेकर जो चीन आगे बढ़ रहा था, यह किसी ने नहीं सोचा था कि एक समय पर आजाद हुआ भारत और चीन इतना ज्यादा एक दूसरे से
पिछड़ जाएंगे। आज चीन जहां खड़ा हुआ है, भारत उसके मुकाबले कई गुना नीचे खड़ा हुआ है। लगभग 4 टाइम्स तो हम चीन से पीछे हैं। चीन ने अपनी नीतियों में जिस दृढ़ता से अपने आप की पालना की, वो आज दुनिया के सामने, अमेरिका के आंखों के सामने किरकिरी बनकर खड़ा हुआ है। साथियों, रूस, चीन और इंडिया जिस तरह से कोल्ड वॉर के बाद बढ़ने लगे, धीरे धीरे अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती का रूप स्वीकार करने के लिए मजबूत करने लगे। इसी बीच में अमेरिका ने एक काम और किया। ना केवल इस तरीके से, बल्कि अमेरिका ने दुनिया पर प्रभुत्व को कायम करने के लिए डॉलर की कहानी भी रची। अब यह डॉलर की कहानी क्या थी? असल में अमेरिका जब दुनिया को कर्जा दे रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उसने 2 बैंक बनाई। एक का नाम रखा वर्ल्ड बैंक और एक का नाम रखा IMF, और कहा कि दुनिया के देशों को जितना पैसा चाहिए इन बैंकों से ले लो, धन डॉलर में मिलेगा। डॉलर एक करेंसी है, लेकिन इतनी ही करेंसी के रूप में हमने गोल्ड अपने रिजर्व में रखा हुआ है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अमेरिका ने जितना डॉलर मार्केट में निकाला, लोगों से यह कह के निकाला कि ये जो कागज का टुकड़ा डॉलर है ना, इसका मतलब है कि इतना ही गोल्ड हमारे पास रखा हुआ है। यानी कि गोल्ड इज इक्वल्स टू डॉलर है। जब मर्जी पड़े डॉलर देना और गोल्ड ले जाना। सोचकर देखो कि अगर कोई आपको यह विश्वास दिला दे कि जितना डॉलर उतना गोल्ड है, तो सोचिए अमेरिका के पास कितना गोल्ड होगा। गोल्ड के स्थान पर एक कागज में व्यापार तो हो रहा था, लेकिन अमेरिका ने दुनिया को कह दिया था कि मेरे पास इतना गोल्ड है। और इस गोल्ड के लिए 1944 में बकायदा ब्रेटन वुड घोषणा पत्र में यह जानकारी दे दी। यह तो 1971 के अंदर जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने गोल्ड वर्सेस डॉलर की कन्वर्टेबिलिटी जब बंद की, तब जाकर डॉलर थोड़ा सा कमजोर पड़ा। अदरवाइज 1971 तो डॉलर, मतलब यह समझिए कि डॉलर और गोल्ड एक ही बात मानी जाती थी। ठीक है साहब। दुनिया भर के अंदर आप यह मानकर चलिए कि जो व्यापार होता है, उस व्यापार का लगभग 90% ट्रेड डॉलर में ही होने लगा। मतलब इतना ज्यादा डॉलर ही डॉलर चलने लगा, क्योंकि सब तरफ गोल्ड का ही पर्याय बन चुका था डॉलर। सब साहब धीरे धीरे समय बदलने लगा, घड़ियां पलटने लगी। 21वीं सदी की शुरुआत हुई, आर्थिक मंदी के दौर आए। 2008 और 2020 का कोरोना, इस दौर के अंदर अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को सिकुड़ते हुए देखा।